वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर। हमने डिस्कस किया था 10वें पेपर का एंड हमने पार्ट 1 इसका ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज की इस वीडियो में जो हमारे आगे के क्वेश्चंस रह गए थे इस पेपर के वो हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो बच्चे नए हैं जिनको पता ही नहीं है क्या, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके लिए हम सैंपल पेपर, जिससे आप क्वेश्चन पेपर भी कह सकते हैं, जो आपका 2023 और 24 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम खुद से बना के आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। एंड इसके अंदर अभी तक हमने 9 पेपर ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं एंड 10वें का हम ऑलरेडी ये जो है पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 भी इसका हमने कर लिया है 10वें पेपर का। 3 घंटे आपके पास टाइम होता है पेपर करने के लिए। 70 नंबर का फिजिकल एजुकेशन का पेपर होता है। एंड बोर्ड का अगर आप पेपर देखेंगे तो आपका कुछ ऐसा आएगा पेपर। आप इसे जो देख रहे हैं कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। बोर्ड के अंदर ऐसा पेपर आता है एंड यहाँ पे आपके जो निर्धारित समय बताए हुए अधिकतम अंक बताए जाते हैं एंड यहाँ पे बताया गया है कि पेपर का पैटर्न कैसा हो। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे बताया हुआ है कि टोटल 5 सेक्शन के अंदर आपका पूरा पेपर आएगा एंड टोटल 37 क्वेश्चन आपके इस पेपर के अंदर होंगे। फिर यहाँ पे इन्होंने सेक्शन वाइज बताया हुआ है। एक सेक्शन ए के अंदर 1 से 18 तक एक एक नंबर वाले बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के। सेक्शन बी की बात करें तो दो दो नंबर के इसके अंदर क्वेश्चन होंगे, जो कि 19 से लेकर 24 तक होगा। कोई भी 5 कहा गया करने के लिए, कोई 5 आपको करने हैं। सेक्शन सी की तरफ आएंगे तो इसके अंदर 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जो कि 25 से 30 तक होंगे। इसमें भी कोई 5 करने के लिए कहा गया है। सेक्शन डी की तरफ आएंगे, इसके अंदर 4-4 नंबर के केस स्टडी वाले क्वेश्चन होंगे एंड लास्ट वाला जो सेक्शन है सेक्शन ई, इसके अंदर 5-5 नंबर के क्वेश्चन होंगे और इसमें कोई 3 करने के लिए कहा गया। एंड अगर आप इसको देखें तो हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर लिया था। हमने इसका जो है पार्ट 1 डिस्कस कर लिया। तो पार्ट 1 में हमने सेक्शन एक तो आपका ए हो गया और सेक्शन बी हो गया, ये हमने दोनों सेक्शन डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने डिस्कस कर लिया। पार्ट 2 में हमारा आगे का आज ये जो आपका सेक्शन सी हो गया, सेक्शन डी हो गया और सेक्शन ई हो गया, वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता है तो आप जाकर जो है चैनल पर जाके देख सकते हैं। बहुत सारे पेपर हमने ऑलरेडी इसके करवाए। चलिए, इंग्लिश मीडियम में इसके इंस्ट्रक्शंस को, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं अगर देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से। इंग्लिश मीडियम में भी सेम वैसा ही है जैसे मैंने आपको हिंदी मीडियम में बताया, ठीक है। पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। चलिए हम पेपर की तरफ चलते हैं डायरेक्ट। जो हमारा सेक्शन सी था उसकी तरफ हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए ये सभी हमने डिस्कस कर लिया पार्ट 1 वाली वीडियो के अंदर। तो ये सेक्शन बी है आपके, जिसके दो दो नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। चलिए सेक्शन सी आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एंड इसके अंदर जो क्वेश्चंस रहेंगे सभी 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन रहेगा एंड यहाँ पे कोई 5 करने के लिए कहा गया। तो इसके अंदर आपका जो भी जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें से आपको 5 करना। क्वेश्चन नंबर 25वें की तरफ आते हैं एंड देखिए 25वां क्वेश्चन पूछा गया, प्रतियोगिता आयोजन की विभिन्न समितियों में अधिकारियों के लिए समिति के प्रतियोगिता से पूर्व, दौरान तथा समाप्ति पर जिम्मेदारी लिखनी। यानी कोई भी कंपटीशन होता है, आप कोई भी स्पोर्ट्स प्रोग्राम हो गया, कोई भी प्रतियोगिता होती है, उसका जो आयोजन होता है उसकी विभिन्न समितियों में अधिकारियों के लिए समिति के जो है, यानी समिति के आपको बताना है कि प्रतियोगिता से पहले क्या काम होता है उसका, उसके दौरान क्या होता है, उसके समाप्ति पर क्या क्या जिम्मेदारियां होती है समिति की। तो अधिकारियों के लिए क्या क्या जिम्मेदारी रहती है अगर हम देखें, ये रहता है। अगर हम पहले की बात करें, अगर खेल स्टार्ट होने से पहले यानी प्रतियोगिता के शुरू होने से पहले, तो प्रतियोगिता से पहले जो है अंपायर्स हो गया, रेफरीज, रिकॉर्ड्स में लैप स्कोरर्स आदि का जो है चयन करते हैं। अगर खेल के दौरान यानी प्रतियोगिता प्रतियोगिता के दौरान देखें हम, अधिकारी को कोई तकलीफ ना हो, यदि है तो दूसरे अधिकारी की व्यवस्था जो है करना, ठीक है। दूसरा देखें हम, और समाप्ति पर देखें सभी अधिकारियों को उनका जो है जो मानदेय है और धन्यवाद पत्र देना। तो ये इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। अब कोई भी प्रतियोगिता शुरू होती है उसके पूर्व, दौरान और उसकी समाप्ति पर क्या क्या जिम्मेदारी होती है आपको लिखना था। तो कुछ इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को अगर इंग्लिश मीडियम में देखें तो ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में हम देख लेते हैं। इसमें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आइए पहले हिंदी में करते हैं फिर इंग्लिश में करते हैं। इंग्लिश की तरफ आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपका 25वां क्वेश्चन। Write down the responsibilities for the officers in the various committees of organizing the competition before, during and the at the end of the committee। तो ये आपके दिए हुए कमेटी ऑफ, देखिए अगर हम तो इसका क्या क्या जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। अगर हम देखें इसको तो आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है, जैसे
अगर देखें तो खेल जो है शुरू होने से पहले क्या रहता है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सेलेक्ट एम्पायर्स रेफरीज, ये आप पढ़ सकते हैं। ड्यूरिंग क्या रहता है, यानी खेल के समय, इफ द ऑफिसर डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम देन अरेंज फॉर अनदर ऑफिसर, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तब जाके जो है अरेंज कर सकते हैं दूसरे ऑफिसर को, वरना कोई नहीं। एट द एंड, एंड में जो है गिविंग ऑनरेबल जो है ऑनरेबल एंड लेटर ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ द ऑफिसर्स। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था इंग्लिश मीडियम में। चलिए अब हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 26वां है। पहले हम हिंदी मीडियम में देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक चीज और, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ। फिजिकल एजुकेशन के जितने भी हम पेपर करवा पाएंगे आपके लिए, जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमने वैसे तो 10 करवा दिए, लेकिन हमने एक और आपके लिए जो है ऑफर लाए थे, जिसमें 99 रुपीज में आप जो है फिजिकल एजुकेशन के 20 सैंपल पेपर पीडीएफ फॉर्म में आप परचेज कर सकते हैं। वहां से आप जो है 20 सैंपल पेपर आपको मिल जाएगा, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही रहेगा वो, एंड वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर किसी बच्चे को परचेज करना है उसका उस पीडीएफ को, जस्ट 99 में है तो परचेज कर सकता है। मैं आपको मोबाइल नंबर आपके सामने लिख देता हूँ, इस मोबाइल नंबर पर आप जाके व्हाट्सअप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। 95 40 48 44 64, ये मोबाइल नंबर है। अगर आप इस पे व्हाट्सअप करेंगे मैसेज की आपको सैंपल पेपर चाहिए, जो 20 सैंपल पेपर है, जिसे आप क्वेश्चन पेपर भी कह सकते हैं, वो आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आप 99 रुपीज का है तो आपको देख लेना है, बाकी हिस्ट्री के लिए और पॉलिटिकल साइंस के लिए भी ऑलरेडी है। अगर आप उसे भी परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का जो है 99 है, अगर आप तीनों का एक साथ लेंगे तो कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आप जाके इस नंबर पे मैसेज करके आप पता कर। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर हम 26 की तरफ आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 26 बोला गया है, एंड अगर हम देखें इसमें बोला गया शक्ति के बारे में क्वेश्चन है। शक्ति को विकसित करने की विधियों में आइसोटोनिक विधि का वर्णन करना है। शक्तियों की जो हम विकसित शक्तियों का जब हम विकसित करते हैं शक्तियों को, तो उसमें आइसोटोनिक जो विधि है उसके बारे में आपको बताना है। तो आइसोटोनिक व्यायाम अगर हम देखें तो आइसो समान और टॉनिक तनाव, ठीक है, आइसो मतलब समान और टॉनिक मतलब तनाव, इस प्रकार के व्यायामों में गतिविधियां स्पष्ट रूप से होती हुई दिखाई देती है। मांसपेशियों की लंबाई बढ़ती और घटती हुई दिखाई देती है, जिससे अस्ट्रेंटिक जो है संकुचन और कैंस्ट्रेटिक जो है संकुचन कहते हैं। जैसे किसी बॉल को फेंकना, दौड़ भागना, ठीक है, दौड़ना भागना इत्यादि इस प्रकार के संकुचन ज्यादातर खेलकूद में देखे जाते हैं। तो ये आप देखेंगे। एंड अगर हम आगे देखें इसके और पॉइंट्स, तो ये आपके दिए हुए इन प्रकार के व्यायाम को उपकरण के साथ जो है बिना उपकरण के भी यहाँ पे बताया हुआ है कि किया जा सकता है। इन व्यायामों से लचक तथा मांसपेशियों की लंबाई में वृद्धि होती है तथा खेलों में अनुकूलन के लिए सहायक होते हैं। तो ये इसके आंसर्स आप देख सकते हैं शक्ति के बारे में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा हिंदी मीडियम में। एंड आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड इस क्वेश्चन को अगर हम इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करें तो ये आपका दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 26 ही है। डिस्क्राइब द आइसोटोनिक मेथड इन द मेथड ऑफ डेवलपिंग पावर। तो ये आइसोटोनिक एक्सरसाइज है, आप पढ़ सकते हैं। आइसो सेम, ठीक है, आइसो मतलब सेम एंड टॉनिक मतलब स्ट्रेस। द मूवमेंट इन दीज टाइप ऑफ एक्सरसाइज आर clearly visible. The length of the muscles appears to increase and decrease, which is called जो है एंट्रेटिक कॉन्ट्रेक्शन, एंड जो है कॉन्ट्रेक्टिक जो है कॉन्ट्रैक्शन, सच एज थ्रोइंग अ बॉल, रनिंग etc. दैट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आर मोस्टली सीन इन स्पोर्ट्स। ये ज्यादातर जो है स्पोर्ट्स के अंदर जो है देखा जाता है। दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज कैन बी डन विद विदाउट जो है इक्विपमेंट। यहाँ पे बताया हुआ है दिस इज टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज कैन बी डन विद और विदाउट इक्विपमेंट के साथ भी किया जा सकता है। दीज एक्सरसाइज इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड मसल स्ट्रेंथ एंड आर हेल्पफुल फॉर एडेप्टेशन इन स्पोर्ट्स। तो ये आपके इंग्लिश मीडियम में इसका आंसर होगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 27 की तरफ आते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 27 सबसे पहले हम हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। इसमें बोला गया सहनशीलता क्या है और इसके प्रकार बताने। तो सहनशीलता होता क्या है और इसके प्रकार क्या है। तो सहने की क्षमता आप सभी को पता होगा सहनशीलता कहलाती है, यानी समय की अवधि में आंदोलन को बनाए रखने के लिए व्यक्ति की शारीरिक क्षमता के परिणाम स्वरूप खेलों में सहनशीलता विभिन्न प्रकार की होते हैं। ये इस प्रकार से जैसे मूल सहनशीलता, सामान्य सहनशीलता और विशिष्ट सहनशीलता, ये इसके पॉइंट बताए हुए हैं। अगर हम इसको देखें इसके प्रकारों को देखें, एक्सप्लेन करें, तो ये है क्या क्या। सबसे पहले देखिए मूल सहनशीलता, एक व्यक्ति के जो है मूवमेंट को करने की क्षमता है
जिसमें बड़ी संख्या में नहीं, शरीर और मांसपेशियों की गति धीमी गति से होती है, जैसे कि चलना, टहलना और मध्यम गति से तैरना। ये मूल सहनशीलता है। सामान्य सहनशीलता देखें, किसी व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के कारण संतोषजनक रूप से थकान और विरोध करने की क्षमता, इसके अंदर आएगी। एंड तीसरा आता है विशिष्ट सहनशीलता। एंड इसके अंदर अगर हम देखें, किसी व्यक्ति को बिना किसी थकान के कार्य को पूरा करने की क्षमता है। यह गतिविधि की प्रकृति पर निर्भर करता है कि गतिविधि कैसी हो रही है। तो ये इसके जो है सहनशीलता के प्रकार हो जाएंगे। आपके 3 प्रकार एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है। एंड इसी क्वेश्चन को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, इंग्लिश मीडियम में ये कुछ इस तरह से होगा। आइए इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं इसको। इंग्लिश मीडियम में व्हाट इज जो है टॉलरेंस डिस्क्राइब इट्स टाइप, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में बताया हुआ है। एंडोरेंस in sports is of different types as a result of the physical ability of the individual to maintain movement over a period of time. These are as follow। अगर हम देखिए इसके जो भी टाइप्स पूछे गए थे, एंड इस तरह से इसके जैसे बेसिक हो जाएगा टॉलरेंस, ठीक है, जर्नल टॉलरेंस हो जाएगा, यहाँ पे बताया हुआ बेसिक, जर्नल टॉलरेंस एंड स्पेसिफिक एंडोरेंस। ठीक है। जैसे बेसिक को देखिए, द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू परफॉर्म मूवमेंट्स इन which not large number body and muscles movement are slow such as walking, jogging and जो है swimming at a moderate pace। journal tolerance देखें, a person has the ability to resist fatigue satisfactorily due to जो है variety of activities। स्पेसिफिक में देखें एंडोरेंस में, a person has the ability to complete the task without any जो है fatigue। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एक्टिविटी। तो ये इसके 3 टाइप आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका सहनशीलता वाला। चलिए अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन जो है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे बोला गया है। हिंदी मीडियम में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। हिंदी मीडियम में ये क्वेश्चन बोला गया आपका कुछ इस तरह से, न्यूटन के जो गति के नियम है उसके बारे में आपको बोला गया व्याख्या। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। न्यूटन की गति के नियम देखें तो गति का प्रथम नियम है जड़त्व का नियम। कोई भी वस्तु अपनी स्थिति स्थिर या गति में तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता। तो ये गति का पहला नियम है। कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में तब तक रहती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता। ठीक है, लगाया जाता। गति का दूसरा नियम क्या कहता है? गति का दूसरा नियम कहता है त्वरण का नियम, यानी गति के दूसरे नियम को संवेग का नियम भी के रूप में भी जानते हैं। त्वरण के परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और वस्तु के द्रव्यमान भार व व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी वस्तु का बल कुल बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये बताया हुआ है। ये इसका नियम है, आप इसे पढ़ सकते हैं। एंड आगे अगर हम देखें गति का जो तीसरा नियम है वो कुछ इस तरह से बताया हुआ है यहाँ पे कि गति का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। गति के इस नियम में प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत जो है प्रतिक्रिया होती है। तो ये आपका हो जाएगा जो गति के नियम है उसके बारे में। न्यूटन के गति के नियम क्या क्या थे तो आपने देख लिया, ये 3 थे। एंड आई होप कि आपको समझ आ गया हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। 29वें को ही 28वें को ही अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो ये आपका दिया हुआ है एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या क्या है? फर्स्ट लॉ, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो लॉ ऑफ जो है इंटेरिया यहाँ पे बताया हुआ है inertia, an object will remain in its position as long as no external force is applied to it। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया हुआ है। एंड नीचे आपका थर्ड बताया हुआ है। तो मैं आपको सिर्फ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में दोनों में ये मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। एंड वैसे भी बहुत कम होते हैं बच्चे इंग्लिश मीडियम के, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सिर्फ पॉइंट दिखा दूँ, आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट में, दोनों मीडियम में बहुत मेहनत लगती है करने में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही बहुत मेहनत लगती है। एंड रिस्पॉन्स रहता नहीं है बच्चों का इंग्लिश मीडियम को लेकर, इसीलिए मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर भी नहीं पाता और मुझे इंग्लिश मीडियम इतनी अच्छी आती भी नहीं है फिजिक्स। ठीक है, हिंदी मीडियम में तो मैं आपको समझा भी दूँ, इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छा से नहीं आता। एंड ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट। एंड 29 पे आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, एंड इसी को पहले हम हिंदी मीडियम में डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी मीडियम में कहा गया है आपसे क्वेश्चन, कोमल उत्तकों उत्तक की चोटों तथा कठोर उत्तक की चोटों के प्रकारों को आपको बताना है। जैसे कोमल उत्तकों की चोट होगी और कठोर उत्तकों की चोट होगी, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो घायल होने वाले सबसे पहले सबसे आम नरम उत्तक मांसपेशियां
कांडरा और स्नायु बंधन है। ये चोटें अक्सर खेल और व्यायाम गतिविधियों के दौरान होती है, लेकिन कभी-कभी साधारण रोजमर्रा की गतिविधियों में चोट लग सकती है। मोच, उपभेद और विरोधाभास, साथ ही जो है टेंडिनेटिस और जो है बर्साइटिस सामान्य नरम ऊतक चोरे हैं। ठीक है? अगर हम कठोर की तरफ आए तो कठोर ऊतक चोटों में फ्रैक्चर, जो है अव्यवस्था और दांतों का नुकसान शामिल है। यानी कंकाल प्रणाली पर जो है कोई चोट, यानी आपकी हड्डियों पर कोई चोट, ये किसके अंदर आएगा? कठोर ऊतक चोटों में। एंड एक फ्रैक्चर एक टूटी हुई हड्डी के लिए तकनीकी शब्द है और जटिलता के विभिन्न डिग्री के साथ विभिन्न प्रकार के फ्रैक्चर है। अन्य मुख्य कठोर ऊतक जो है चोट एक अव्यवस्था है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए एंड उससे पहले इसे हम इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में बोला गया ये डिस्क्राइब द टाइप ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज एंड हार्ड टिश्यूज इंजरीज। तो यहाँ पे सॉफ्ट के बारे में आप देख सकते हैं एंड यहाँ पे सॉफ्ट के बारे में बताया हुआ है एंड यहाँ पे जो है हार्ड के बारे में बताया हुआ है। जैसे द मोस्ट कॉमन सॉफ्ट टिश्यूज दैट कैन बी इंजर्ड आर मसल्स, टेंडन्स एंड जो है ligaments. These injuries often occur during sports and exercise activities, but sometimes injuries can occur in जो है ordinary everyday activities is जो है sprains and जो है paraphernalia as well as जो है tendinitis and जो है bursitis are common soft tissues जो है TBs। तो ये आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। सॉफ्ट के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है एंड यहाँ पे हार्ड के बारे में बताया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये हार्ड के बारे में है, एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है? एंड ये आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको बोला जैसा कि मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ के दिखाऊँ, इससे बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, तो मैं आपको सिर्फ पॉइंट दिखा देता हूँ। ये हार्ड के बारे में बताया हुआ है एंड ये ऊपर वाला सॉफ्ट के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन 30वां है आपसे पूछा हुआ एंड ये कुछ इस तरह से है। चलिए पहले हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। यहाँ पे ऋतुरोध या रजारोध के कारण यहाँ पे पूछे गए। अगर हम क्वेश्चन को देखें, ऋतुरोध या रजारोध के कारण महिला शरीर में होने वाले लक्षण को लिखना है। ऋतुरोध या रजारोध के होने के कारण जो महिला शरीर में होने वाले जो लक्षण है उसके बारे में आपको लिखना है। तो अगर हम देखें इनमें क्या क्या है लक्षण, ऋतु धर्म की अनुपस्थिति, यह विकार शरीर में विभिन्न परिस्थितियों जैसे असंतुलित भोजन, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, उच्च चिंता, लगातार दवाई के सेवन से होता है। तो ये आपका इसके अंदर हो जाएगा। असामान्य ऋतु धर्म लक्षण, बहुत सी लड़कियों में लक्षण जैसे दर्द, कमर, छाती में जलन, सिर दर्द, कब्ज, अवसाद, चिड़चिड़ापन व चिंता जैसी परिस्थितियां बन जाती हैं। तो ये इसमें आप लिख सकते हैं। लंबी अवधि तथा गौण ऋतु स्त्रव में, तो ऋतु रोध के कारण महिलाओं में लंबे समय तक जो है गौण स्त्रव, मासिक धर्म स्त्रव बढ़ जाता है, जिससे शरीर में तत्वों की कमी होती है। तो ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं, ये हो जाएंगे पॉइंट। चलिए आगे और पॉइंट दिए हुए जैसे असामान्य मासिक धर्म हो गया आपका, ऋतु दर्शन या रजा दर्शन एंड यहाँ पे आगे जो दिया हुआ है मांसपेशियों में असामान्य संकुचन। तो ये 3 आपके और दिए हुए हैं। जैसे असामान्य मासिक धर्म में सामान्य रूप से मासिक धर्म का समय जो है 21 से 35 दिनों का होता है, परंतु ऋतुरोध के कारण ये असामान्य हो जाता है। ऋतु दर्शन या रजा दर्शन, ऋतुरोध के कारण जो है ऋतु दर्शन या प्रथम रजो दर्शन भी देर से आता है। मांसपेशियों में असामान्य संकुचन, इसके कारण मांसपेशियों में इस रासायनिक तत्व बन जाते हैं, ठीक है? मांसपेशियों में जो है रासायनिक तत्व बन जाते हैं जो बार बार मांसपेशियों में संकुचन विकसित करते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं इसके अंदर एंड ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? कुछ इस तरह से था आपका। एंड अगर हम इसी को अगर इंग्लिश मीडियम में देखें, ये जो आपका पूछा गया था ऋतु रोध या रजारोध के कारण जो है महिला शरीर में होने वाले लक्षण कौन कौन से हैं आपको बताने थे। एंड यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। जैसे राइट डाउन द सिम्टम्स कॉज्ड बाय जो है मोनोपोसिस और जो है मेंस्ट्रुएशन। तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे फीमेल बॉडी में क्या क्या होता है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं एब्सेंस ऑफ जो है सीजन, ठीक है? एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन सिम्टम्स हो गया, सेकेंडरी मेंस्ट्रुएशन फॉर अ लॉन्ग टाइम हो गया। और भी पॉइंट आपके लिखे हुए आप यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे एबनॉर्मल जो है मेंस्ट्रुएशन हो गया आपका, ऋतु दर्शन, ठीक है? एंड रजा दर्शन यहाँ पे बताया हुआ है, एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स। तो ये आपके पॉइंट है जो इसको आपको इंग्लिश मीडियम में एक्सप्लेन आप देख रहे होंगे, आपको कुछ इस तरह से ही लिखना होगा। तो ये आपका क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में भी कंप्लीट एंड आपका सेक्शन जो डी है कुछ इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी सेक्शन सी था वो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा एंड आगे हम आते हैं अब सेक्शन डी की तरफ, जिसके अंदर आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो स्रोत आधारित, ठीक है? चलिए सेक्शन सी आपका कंप्लीट हो गया। सेक्शन डी के अंदर जो क्वेश्चन होंगे
चार नंबर वाले क्वेश्चन होंगे आपके, याद रखना है, चार नंबर के। एंड यहाँ पे सेक्शन डी है आपका। 31वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए तथा पूछे गए प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो ये आप चित्र देख रहे होंगे। एंड अगर हम देखें तो ये किस खेल से संबंधित आपसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। देखिए अगर हम, तो ये ओलंपिक से है, ठीक है। एंड अगर ये हम चित्र को देखें, डायग्राम जो आपका चित्र दिया हुआ है, ये आपका है विशेष ओलंपिक, ठीक है, विशेष ओलंपिक। ओलंपिक ये इसका हो जाएगा, ठीक है, ठीक। विशेष ओलंपिक से ये आपका चित्र लिया हुआ है। एंड आइए हम इसके क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे इसके यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे एंड ये आपके क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं। जैसे उपरोक्त जो चित्र था, आपने चित्र जो देखा वो किससे संबंधित था, तो मैंने आपको जैसा बताया विशेष ओलंपिक। उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए खेल को आपको समझाना, तो विशेष ओलंपिक एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा जो आयोजित होने वाले ये खेल 4 वर्ष के अंतराल में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आयोजित होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे की तरफ हम आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ, सॉरी अगले पॉइंट की तरफ। तो यह है उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए खेल की शुरुआत कब और किसने की थी। जो ये चित्र है, जो खेल आपने देखा चित्र में, विशेष ओलंपिक की शुरुआत कब और किसने करी थी। तो ये खेल जो है 1968 में शुरू हुए, जिसका श्रेय कैनेडी स्क्राइबर को जाता है। उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए खेल कितने देशों में आयोजित किए जाते हैं, तो 172 देशों में। और 50 लाख जो है खिलाड़ियों को मुकाबले में प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ विश्व भर में 1 लाख जगह आयोजित होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कच्चा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, जो आपका चित्र से रिलेटेड पूछा गया था, कुछ इस तरह से चित्र था। चलिए इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, तो इंग्लिश मीडियम में आप चित्र देख रहे होंगे कुछ इस तरह से। अगर हम इसके क्वेश्चंस को देखें, तो ये आपके क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे इसमें विच गेम इज द अबव पिक्चर रिलेटेड टू, यहाँ पे स्पेशल ओलंपिक। एक्सप्लेन द गेम शोन इन द अबव फिगर। तो स्पेशल ओलंपिक, दीज गेम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC आर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड फॉर डिसेबल्ड प्लेयर्स in a gap of 4 years. When and who started the game shown in the above picture। तो ये 1968 में इसको जो क्रेडिट जाता है वो जो है कैनेडी स्क्राइबर को, ठीक है। आगे देखिए, इन हाउ मेनी कंट्रीज द गेम आर हेल्ड एज shown इन द अबव फिगर। तो यहाँ पे 5 मिलियन जो है एथलीट फ्रॉम 172 कंट्रीज यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आंसर दिए हुए। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 30। हमने अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया ये आपका 31 है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर इंग्लिश मीडियम में लिखा है। चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड यहाँ पे 31 हमने डिस्कस कर लिया, 32 की तरफ आते हैं हम। यहाँ पे बोला गया है, ये आपका कुछ इस तरह से चित्र दिया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। एंड इसमें से बोला गया है अध्ययन कई कीजिए और पूछे गए प्रश्नों के आंसर दीजिए। जैसे उपरोक्त चित्र में न्यूटन की गति के नियमों को, किस नियम को दर्शाया गया, अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें ये गति का दूसरा नियम है, संवेग का नियम जिसे कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्र में दर्शाए गए गति के नियम की आपको परिभाषा भी देनी है। अगर हम देखें, आइए मैं आपको पूरा आंसर दिखा देता हूँ इसका, कुछ इस तरह से है ये, ठीक है। इसमें बोला गया है दूसरे जो नियम है, जैसे चित्र में दर्शाए गए गति का नियम है उसकी परिभाषा। तो गति के दूसरे जो नियम है संवेग के नियम के रूप में भी इसे जानते हैं। किसी भी वस्तु के उत्पन्न होने वाले त्वरण की दर वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती तथा उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चित्र एक में क्या दर्शाया जा रहा है, तो अगर हम देखें जाके चित्र एक के अंदर क्या बताया गया है, तो चलिए एक बार चित्र एक में चलते हैं। ये है आपका, ठीक है। यहाँ पे जो चित्र वन करके तो लिखा नहीं, यहाँ पे बोला चित्र दो में क्या दर्शाया। अब देखिए यहाँ पे चित्र जो वन और टू होगा ना, चित्र वन आपका तो ये होगा एंड चित्र टू आपका ये होगा, ठीक है। तो इसे आप समझ गए। चलिए आप देखते हैं हम क्वेश्चन को एक बार। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। चित्र यहाँ पे बोला गया है चित्र एक में जो है क्या दर्शाया गया, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो बताया गया है चित्र वन में, क्रिकेट में सामान्य बॉल से फेंकी गई गेंद की तुलना में डबल बॉल जो है फेंकी गई गेंद का जो त्वरण होता है वो अधिक होता है। चित्र दो में क्या दर्शाया गया, तो एक भाला फेंकने वाले 600 ग्राम का भाला फेंकने की तुलना में 800 ग्राम के भाला फेंकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो ये आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ये आपका 32वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये स्रोत वाला था। एंड इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें इन सभी क्वेश्चन को, तो ये आपका दिया हुआ है डायग्राम। एंड डायग्राम आप देख सकते हैं, मैं डायग्राम को आपको बार बार नहीं दिखाऊंगा, एक बार दिखा देता हूँ बस। कुछ इस तरह से डायग्राम है ये। एंड अगर हम देखें इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए, चलिए नीचे की तरफ आते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बोला गया विच लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन इन जो है सो इन द अबव जो है फिगर है, डायग्राम है, उसके अंदर बोला गया है
ये विच लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन इज शोन ऑन द इन द अबव डायग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉ ऑफ जो है मोमेंटम, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आ जाएगा। राइट द डिफाइनिटिंग डिफाइनेशन ऑफ लॉ ऑफ मोशन शोन इन द फिगर। तो ये आप पढ़ सकते हैं। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ जो है मोमेंटम। द रेट ऑफ जो है एक्लेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास वैल्यू। व्हाट इज बीइंग जो है डिस्प्लेस्ड इन फिगर 1। यहाँ पे जो फिगर 1 है उसके बारे में पूछा गया, क्या लिखा गया। इन क्रिकेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विद डबल फोर्सेस इन हायर इज हायर देन द बॉल जो है बॉल विद नॉर्मल फोर्स। व्हाट इज शोन इन द पिक्चर 2। तो पिक्चर 2 के अंदर क्या दिखाया गया, अगर हम देखें इसके आंसर को, तो अ जेवलिन थ्रोअर रिक्वायर्स मोर फोर्स टू थ्रो एंड जो है 800 जो ग्राम जेवलिन देन अ 600 ग्राम। तो यहाँ पे ये पॉइंट बताया हुआ है एंड ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो आएगा वो 33 आएगा एंड ये कुछ इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले हम हिंदी मीडियम में डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चन को। तो ये आपका 33 क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन आपसे बोला गया है इसमें। ये आपका आप देख सकते हैं डायग्राम है, यहाँ पे पेट की जो हड्डियां है, ठीक है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो आपको दिखाया गया है एंड इसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है इसके, उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई जो है विकृति का आपको नाम पूछा गया। अगर हम नाम देखें इसका ओलिस, ठीक है, स्काली ओसिस, ठीक है, ये इसका आ जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त चित्र में किस दर्शाई गई विकृति का नाम लिखना था। उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई विकृति के दो लक्षण लक्षण देखिए, एक कंधा ऊंचा तथा एक नीचा हो जाता है, एक कूल्हा ऊपर तथा एक नीचे हो जाता है, शरीर का वजन एक पैर पर ज्यादा तथा एक पैर पर कम हो जाता है, शरीर सीधा ना होकर एक झुका हुआ प्रतीत होता है। तो ये इसके लक्षण है कि इसमें जो है व्यक्ति का जो पूरा शरीर है वो सामान्य सा नहीं दिखता है, बल्कि शरीर का एक जो पार्ट है वो ऊपर, एक पार्ट नीचे, ठीक है, तो मतलब शरीर देखेंगे ये सही नहीं होता है। आगे देखिए हम इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे बोला गया उपरोक्त चित्र में दर्शाई जो विकृति के सुधारात्मक उपाय, क्या क्या सुधारात्मक उपाय है। तो तैराकी या जो है लटकना, ये हो सकता है। व्यायाम करना जिसमें नीचे वाला कंधा ऊपर जाए और ऊपर वाला कंधा नीचे जाए। उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई विकृति के लिए कौन सा व्यायाम करना चाहिए। आसन देखें तो त्रिकोण आसन तथा जो है अधोमुख श्वास शासना करना, तख्त व्यायाम जो है करना, ये इसके अंदर आ सकते हैं। तो ये आसन कर सकते हैं इसमें। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर आपका 30 जो 33वां है 33 कंप्लीट हो गया है। चलिए इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखें तो ये डायग्राम दिया हुआ था एंड क्वेश्चंस की तरफ आए हम इसके। तो यहाँ पे क्वेश्चंस बोला गया था, नेम द स्ट्रेन शोन इन द अबव फिगर। तो यहाँ पे सोसोलोसिस, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफॉर्मिटी शोन इन द अबव फिगर। तो ये आप पढ़ सकते हैं सिम्टम्स क्या क्या है, ठीक है। वन शोल्डर इज रेज्ड एंड वन इज डाउन, वन जो है हिप गोज अप एंड वन गोज डाउन। यहाँ पे बोला गया बॉडी वेट जो है डिक्रीज ऑन वन लेग एंड मोर द बॉडी अपीयर्स टू बी जो है टाइटल टू वन साइड रेदर देन स्ट्रेट। तो ये आप पढ़ सकते हैं। राइट द रेमेडियल मेजर्स फॉर द डेफॉर्मिटी शोन इन द अबव फिगर। तो ये आप पढ़ सकते हैं क्या क्या हो सकते हैं, जैसे स्विमिंग जो है एंड हैंगिंग यहाँ पे बोला गया है। डूइंग एक्सरसाइज इन विच द लोअर शोल्डर गोज जो है अप एंड द अपर शोल्डर गोज डाउन। यहाँ पे इन्होंने ये चीजें बताई है। एंड फोर्थ जो क्वेश्चन इसका पूछा गया है वो है विच एक्सरसाइज शुड बी डन फॉर द डिफॉर्मिटी शोन इन द अबव फिगर। तो यहाँ पे अगर हम देखें कौन सा बोला गया, ये आसन है, आप पढ़ सकते हैं, एक्सरसाइज है, ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। डूइंग प्लैंक एक्सरसाइज हो गया आपका, डूइंग जो है ट्रेंगल जो है आसना, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। ये आपका जो है सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा एंड सेक्शन डी जिसके अंदर जो है आपके क्वेश्चन नंबर 33 तक थे स्रोत आधारित क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम आते हैं सेक्शन ई की तरफ, इसके अंदर 5-5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। यहाँ से हम चलते हैं सेक्शन ई की तरफ। इसका पहला क्वेश्चन यानी 34वां क्वेश्चन बताया गया है, रिकली और जोन्स वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण का वर्णन करते हुए किन्हीं दो के बारे में विस्तार से बताइए। रिकली और जोन्स वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण का वर्णन करते हुए किन्हीं दो के बारे में आपको जो है विस्तार से बताया। तो हम सब जानते हैं कि आयु बढ़ने के साथ साथ क्या है, व्यक्ति की कार्य क्षमता में कमी आने लगती है, इसलिए
वृद्धावस्था के दौरान व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर होने लगता है। हालांकि वह हर वृद्ध की यह इच्छा होती है कि वह लंबे समय तक तंदुरुस्त बना रहे तथा बिना थकान तथा दर्द का काम करता रहे। आज से कुछ वर्ष पहले जो है पहले तक वृद्ध व्यक्तियों की क्रियाशील पुष्टि को जांचने के लिए कोई विशेष परीक्षण नहीं थे, परंतु 2001 में रिकली तथा जोन्स ने एक ऐसी परीक्षण विधि विकसित की जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई। इन परीक्षणों द्वारा जो है उन लोगों की पहचान की जा सकती है। ठीक है, अगर हम देखें इसके बारे में बोला गया है। ये रिकली और जोनस जो है ये इन्होंने एक चीज खोजी वरिष्ठ नागरिकों की पुष्टि जो परीक्षण है, परीक्षण करने के लिए अगर हम देखें तो इन्होंने बताया हुआ है जैसे ये है आपका परीक्षण इनका चेयर सीट एवरेज परीक्षण। ठीक है, उद्देश्य देखें तो इस स्टेट टेस्ट से जो है परीक्षार्थी में शरीर के निचले भाग की लचक का मूल्यांकन किया जाता है, जो सही मुद्रा या आसन, सामान्य चाल पैटर्न तथा विभिन्न गतिशीलता संबंधी कार्यों के लिए जैसे बाथ टब अथवा कार जो है बैठने उठने तथा बाहर निकलने के लिए महत्वपूर्ण होती है। आवश्यक उपकरण देखें तो फुट्टा या लगभग जो है 44 सेंटीमीटर ऊंची सीट तथा सीधी बैक में वाली एक कुर्सी, ये उपकरण होते हैं इसके। आगे की तरफ है इसकी प्रक्रिया क्या क्या रहती है, तो प्रक्रिया मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से इन्होंने बताया प्रक्रिया को। इन्होंने बताया है कि इसके अंदर जो है प्रक्रिया परीक्षार्थी कुर्सी पर आगे के जो है किनारे पर जो है बैठता है। परीक्षार्थी एक पैर फर्श पर समतल रखता है तथा दूसरे पैर पर पैर घुटने को सीधे रखकर आगे की ओर रखता है। पैर एक एड़ी जमीन पर टिकी होनी चाहिए। पैर की जो एक एड़ी है वो जमीन पर टिकी होनी चाहिए तथा जो है टखना 90 डिग्री पर जो है की तरफ मुड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये और बताए हुए इसके बारे में। दोनों हाथों की मध्य वाली उंगलियों के ऊपरी सिरों को बराबर रखते हुए एक हाथ को दूसरे हाथ से ऊपर रखें। अब प्रतिभागी को सांस छोड़ते हुए शरीर को मोड़ते हुए आगे पैर के पंजे की ओर हाथ ले जाने के लिए कहा जाता है। परीक्षार्थी की पीठ सीधी तथा सिर ऊपर की तरफ रहना चाहिए। किसी प्रकार के झटके अथवा जो है उछाल आवश्यकता से अधिक खिंचाव न देने का निर्देश दे। रखकर 2 सेकंड के लिए रुके। पंजे तथा उंगलियों के बीच की दूरी को परीक्षार्थी का स्कोर माना जाता है। यदि उंगलियों के सिरे पैर के पंजे को छूते हैं तो स्कोर 0 होता है। यदि वे एक दूसरे को ना छुए तो पैर के पंजे तथा उंगलियों के सिर के हलो चाहिए कि ऊपर की ओर दोनों हाथों के बीच वाली जो है नई छठी को ये ऋणात्मक में माप ली जाती है। ठीक है, ये आपका कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ये आपका हो जाएगा इसकी प्रक्रिया। आगे और भी बताया हुआ है स्कोरिंग, जैसे स्कोरिंग के बारे में बताया हुआ है। स्कोरिंग को निकटतम जो है जो है 1/2 इंच अथवा जो है 1 मीटर से 1 से भी सेंटीमीटर की दूरी तथा ऋणात्मक अथवा धनात्मक आएगा यहाँ पे दूरी के अनुसार ही मापा जाता है। 8 फुट जो है 8 फुट अप एंड गो परीक्षण। ठीक है, यहाँ पे बोला गया तो इस परीक्षण के उद्देश्य देखिए हम आवश्यक उपकरण यहाँ पे बताया हुआ है। परीक्षण की विधि क्या क्या होती है यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एंड ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा मैं, मेरा गला ज़्यादा सही नहीं है इसलिए मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। एंड आवाज़ भी देख रहे होंगे आप थोड़ी, क्या पता आपको स्लो लग रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है आवाज़ थोड़ा तेज करके वीडियो को देखना है। चलिए 35वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 35वां क्वेश्चन है गति को विकसित करने के लिए विधियां निर्धारित दौड़ तथा त्वरण दौड़ में जो है अंतर स्पष्ट करना है। गति को विकसित करने की जो विधियां निर्धारित दौड़ तथा त्वरण दौड़ में जो है अंतर स्पष्ट करना है आपको। तो निर्धारित दौड़ हो गया और त्वरण दौड़। तो निर्धारित दौड़ क्या होता है, इसके अर्थ देखिए किसी दूरी को एक ही चाल से दौड़ना। सामान्यतः निर्धारित दौड़ों में 800 मीटर तथा उससे अधिक की दौड़ें शामिल होती है। अगर हम देखें आगे इसके अंदर आगे पॉइंट देखें हम इसके, तो यहाँ पे बताया हुआ है इन्होंने एक धावक जो है 300 से 320 जो है मीटर पूरी गति से जो है दौड़ सकता है, इन्होंने ये बताया है। लेकिन लंबी दौड़ों में अपनी गति को कम करके ऊर्जा वह जो है ऊर्जा बचाता है। जैसे आप देखते होंगे रनिंग की जाती है, अगर बहुत ज़्यादा लंबी दूरी की हो तो धीरे-धीरे ही रनिंग की जाती है, क्योंकि ऊर्जा अगर आपने खत्म कर दी तो आप वहाँ तक लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाएँगे, तो ऊर्जा जो है बचा के रखते हैं। उदाहरण के लिए यदि 800 मीटर की दौड़ लगाने वाला एथलीट है और उसका समय 1 मिनट 42 सेकंड है, तो उसे पहली 400 मीटर की दौड़ लगभग जो है 50 सेकंड में तथा दूसरी जो दौड़ है वो 400 मीटर की दौड़ जो है लगभग 52 सेकंड में लगानी चाहिए। तो ये हो जाएगा। इस तरह के अभ्यास से जो है पेस दौड़ का अभ्यास कहते हैं, इसे पेस दौड़ का अभ्यास बोलते हैं। चलिए त्वरण दौड़ को अगर हम देखें तो ये आपको बताया हुआ कुछ इस तरह से। त्वरण दौड़ अगर हम देखें तो इसमें बताया हुआ है त्वरण दौड़ के द्वारा गति को विकसित किया जाता है जिससे कि अप्रत्यक्ष रूप से विस्फोटक शक्ति
तकनीक, लचक और क्रियाशील गति को जो है विकसित किया जाता है। ये धावक की वह योग्यता है जिसमें वह स्थिर अवस्था से तीव्र अवस्था को प्राप्त करता है। सीधे तौर पर त्वरण गति को विकसित करने के लिए एक धावक को 25 से 30 मीटर जो है 6 से 12 बार तीव्र गति से दौड़ना चाहिए। एक धावक को 5 से 6 सेकंड के अंदर अधिकतम गति प्राप्त कर लेनी चाहिए। दो दौड़ों के बीच में पर्याप्त अंतराल होना चाहिए। इसमें बोला गया है, देखिए आप बहुत तेज दौड़ते हैं। एक तो आपने अभी देखा था जो है एक दौड़, ये तो त्वरण दौड़ है जिसके अंदर जो है आपका तेजी से दौड़ लिया जाता है। लेकिन एक दौड़ जो हमने ऊपर डिस्कस किया उसके अंदर देखेंगे तो धीरे-धीरे दौड़ा जाता है। एंड इस त्वरण दौड़ में क्या होता है, एकदम से ही आपको अपनी गति जो है प्राप्त करनी पड़ती है और तेज रफ्तार में आपको विस्फोटक शक्ति, अगर देखेंगे विस्फोटक रूप में आपको आना पड़ता है दौड़ने के लिए। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा। चलिए, हाँ, मैंने आपको शायद ना क्वेश्चन नंबर 34, सॉरी, मैंने आपको इंग्लिश मीडियम में इसे नहीं दिखाया। 30 यहाँ पे पढ़ सकते हैं। 34 को इंग्लिश मीडियम में अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये है, रिकली एंड जोन्स डिस्क्राइब द सीनियर सिटीजन जो है कंफर्मेटरी टेस्ट इन डिटेल अबाउट एनी टू। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। शेयर सीट एंड जो है रीच टेस्ट, उसके दो आपके पूछे गए थे डिटेल के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने दो बताए हुए, जैसे अगर हम देखें तो सबसे पहला है शेयर सीट एंड जो है रीच टेस्ट हो गया आपका। एंड दूसरा जो इन्होंने बताया, वैसे आप देख सकते हैं जो एक्सप्लेन किए हुए हैं इन सभी को। एंड दूसरा जो था 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, ये दूसरा टेस्ट था। ठीक है, एंड इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करने वाला भाई, गला बहुत दर्द कर भी रहा है। एंड इंग्लिश में वैसी हमारी बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आपको चलता हूँ लेके अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इंग्लिश इसलिए ले लेते हैं ना, क्योंकि चलिए कुछ ना कुछ तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भले ही देख तो पाएंगे, ठीक है, समझ नहीं पाएंगे तो वो अपने आप से देख तो पाएंगे, इसलिए हम कर देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 35 है, मेथड ऑफ डेवलपिंग स्पीड डिफरेंशिएट बिटवीन अ डिटरमाइंड रेस एंड एन एक्लेरेशन रेस। तो यहाँ पे देखेंगे 35 जो मैंने आपको अभी कराया था हिंदी मीडियम में, शेड्यूल रेस हो गया आपका। तो यहाँ पे बताया शेड्यूल रेस के बारे में। एंड नीचे जो है एक्लेरेशन रेस, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, दो रेस के बारे में डिफाइन किया हुआ है। एंड ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, दोनों के पॉइंट आपको इजी लिखे हुए, आप इसे तो अच्छे से समझ ही जाओगे। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 हम इंग्लिश में हिंदी मीडियम में देख लेते हैं पहले हम, क्योंकि हमने 35 भी डिस्कस कर लिया था। 36 की तरफ आते हैं। यहाँ पे बोला गया है विशेष ओलंपिक के बारे में। विशेष ओलंपिक क्या है तथा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्य भी। विशेष ओलंपिक क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी द्वारा जो है आयोजित होने वाले ये खेल भी 4 वर्ष के अंतराल जो है दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आयोजित होते हैं। यह खेल जो है 1968 में, हमने ये पढ़ा भी था अभी, केनेडी जो है श्राइबर को जाता है। इन्होंने ही 172 देशों में 172 देशों के जो है 50 लाख खिलाड़ियों को मुकाबले के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ विश्व भर में 1 लाख जगह जो है आयोजित होते हैं। दूसरा पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, उसके कार्य क्या है? भाई खेलों के बारे में अगर कोई समिति है तो क्या कार्य करेगी? देखना भाई कि अगर देखें हम खेलों को जागरूकता लाना खेलों के बारे में, और क्या ऐसी सारी चीजें ही आप इसके अंदर लिखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्य कार्य ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देना और ओलंपिक जो आंदोलन है उसका नेतृत्व करना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति न केवल खेल खेलने में बल्कि राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और अंतर्राष्ट्रीय संघों में भागीदारी को प्रोत्साहित करती है और महिला प्रशासकों, कोचों, तकनीक अधिकारियों और पत्रकारों के लिए जो है क्षेत्रीय सेमिनार आयोजित करती है। खेल और खेल प्रतियोगिताओं के संगठन, विकास और समन्वय को जो है प्रोत्साहित तथा जो है समर्थन करना। ओलंपिक खेलों के नियमित जो है आयोजन, जो भी नियम होते आयोजन करना, सॉरी, इसके जो भी आयोजन होते हैं उसको नियमित रूप से करवाना, ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। आगे देखिए, ओलंपिक आंदोलन को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ जो है कार्य करना। पुरुषों और महिलाओं की समानता के सिद्धांत को लागू करने के दृष्टिकोण के साथ जो है सभी स्तरों और सभी संरचनाओं में खेल में महिलाओं के प्रचार को प्रोत्साहित करना तथा समर्थन करना। तो ये आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, जो समिति है उसके कार्यों। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा, इसके कार्य थे। ठीक है, एंड इसमें पूछा गया था विशेष ओलंपिक क्या है तथा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है उसके कार्य। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं एंड उसको हम इंग्लिश मीडियम में देख लें। क्वेश्चन नंबर 36, तो ये आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ क्वेश्चन, राइट व्हाट इज स्पेशल ओलंपिक एंड द फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो ये आप आंसर्स पढ़ सकते हैं, कुछ इस तरह से होगा। एंड द मेन फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, मैंने आपको ये पहले भी बताया था, अब शायद 3 नंबर वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, ये 2 नंबर वाले। ठीक है, स्पेशल ओलंपिक के बारे में, जो कि आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। ये एक उसका ही पार्ट है आईओसी का। एंड इसके अंदर जो डिसेबल्ड प्लेयर है वो आते हैं, जो कि हर 4 साल में ये वाला जो है गेम होता है।
ये आप पढ़ सकते हैं 1968 में इसकी शुरुआत हुई थी। केनेडी जो है साइबर ने की थी विथ 5 मिलियन एथलीट्स जो है फ्रॉम 172 जो कंट्रीज से इसके अंदर शामिल होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए इसके अगर हम बात करें मेन फंक्शंस की, क्या-क्या है? आइए इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पे ये आपका दिया हुआ है मेन फंक्शंस एंड ये आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसे मेन फंक्शंस क्या-क्या है इसके, ये आप पढ़ेंगे, ये आपका पॉइंट दिया हुआ है। जैसे द मेन फंक्शन ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इज टू प्रमोट द ओलंपिक मूवमेंट एंड लीड द ओलंपिक मूवमेंट। ठीक है? ये आप पढ़ सकते हैं दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये आपके पॉइंट दिए हुए हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है 37वां एंड इसमें जो बोला गया है, चलिए पहले हिंदी में देख लेते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट में भाग लेने वाली 21 टीमों का ड्रॉ बनाएं। तो यहाँ पे नॉकआउट टूर्नामेंट में भाग लेने वाले 21 टीमों का जो है ड्रॉ बनाना है आपको। नॉकआउट टूर्नामेंट कौन से होते हैं? जैसे आप नॉकआउट टूर्नामेंट ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए कि 10 टीमें हैं एंड वो क्रिकेट मैच खेल रही है, ठीक है? क्रिकेट मैच खेल रही है एंड इसके अंदर मैच होता है आपस में, जो हारती गई वो बाहर होते जाए, यानी आपको कोई दूसरा चांस नहीं मिलेगा। ये नॉकआउट मुकाबले होते हैं एंड इसके अंदर देखिए 21 टीमों को आपको जो है बोला गया था ड्रॉ बनाने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ है ये, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है? इस तरह से लास्ट में जो है विनर ऑफ द टूर्नामेंट कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये आपने थोड़ा आईपीएल देखा होगा, आईपीएल में जैसे बोला जाता है, आईपीएल की तरह ही है, आप मान के चलें, ठीक है? एंड उसी की तरह जैसे यहाँ पे आईपीएल में कितनी टीम होती है? वो शायद 7, 8, 9 जितनी भी टीम होती है, इसके अंदर 21 टीमों का आपको जो है बनाना है। तो ये 21 टीमों का कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट पेपर एंड आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं एक बार नीचे वाला भी दिखा देता हूँ। 1 मिनट। हाँ, ये आप देख रहे होंगे नीचे की तरफ दिया हुआ पूरा, तो ये पूरा दिया हुआ आपका, ठीक है? 21 जो आपकी टीमें थी इसके अंदर, उसको जो है आपको नॉकआउट टूर्नामेंट में भाग लेने वाली जो 21 टीम है, उसको ड्रॉ करके बताना था, किस-किस तरह से इनके जो है मैच होंगे। तो ये आपका पूरा जो है खत्म हो जाता है पेपर एंड पार्ट 2 हमने डिस्कस कर लिया आपका 10वें पेपर का। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ, अगर आपने अभी तक 20 सैंपल पेपर नहीं लिया फिजिकल एजुकेशन का, अगर कोई बच्चा लेना चाहता है तो ले सकता है 20 सैंपल पेपर, जो कि पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगा। न्यू 2000 आपका जो है 23 और 24 के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है एंड उसी के अकॉर्डिंग जो आपका पेपर है वो बना के दिया गया है। 20 आपके क्वेश्चंस पेपर आप इसे कह लें या सैंपल पेपर कह लें, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आप इसे ले सकते हैं, जस्ट 99 में आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप जो है मोबाइल नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 95 40 48 44 64 ये मोबाइल नंबर है। आपको इसके ऊपर मैसेज करना है व्हाट्सएप के ऊपर। अगर किसी बच्चे को लेना है तो ले सकता है। फिजिकली नहीं, फिजिकल के साथ-साथ आप हिस्ट्री भी चाहे तो ले सकते हैं और आपका जो है पॉलिटिकल साइंस, इसके भी ऑलरेडी बने हुए हैं। तो जो बच्चे किसी का भी लेना चाहते हैं, एक सब्जेक्ट का 99 प्राइस है। अगर आप तीनों का लेंगे तो आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको कुछ डिस्काउंट ज़रूर दे दिया जाएगा। चलिए यही था आज का वीडियो। मिलता हूँ एक और चीज़ कि अगर वीडियो पे अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, जहाँ सब्सक्राइब लिखा होगा। उस पे आपको क्लिक करना है, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगा तो आप तक नोटिफ़िकेशन पहुँच जाया करेगी। बाकी वीडियो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके भी बताना वीडियो कैसा लगा एंड दोस्तों में अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। चलिए यही था आज का वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।